बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 16 में हमने सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन इन दोनों का रिलेशनशिप डिस्कस किया था आपस में। हमने ये डिस्कस किया था कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड होता है। जिस तरह का फंक्शन जिस सेल ने परफॉर्म करना होता है उसी तरह का स्ट्रक्चर उसका डेवलप हुआ होता है। जैसे हमने नर्व सेल की एग्जांपल ली थी, न्यूरॉन के बारे में हमने कहा था कि उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर का मतलब है 3 फीट से कुछ ज़्यादा। तो ह्यूमन बॉडी मोस्टली जो है ये 5 फीट 6 फीट की रेंज में होती है। तो इसमें 2 सेल जो हैं सिर्फ न्यूरॉन के वो पूरी बॉडी को कवर कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या था? बेनिफिट उसका ये था कि उसने जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसने नर्व को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। जितना उसकी ट्रांसमिशन में जो रेजिस्टेंस कम आएगी, जितना उसमें एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा जल्दी मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक एंड से दूसरे एंड पे। इसका मतलब क्या था कि न्यूरॉन जो है उसकी जितनी लेंथ ज़्यादा है वो उतना ही एफिशिएंटली अपना मैसेज जो है वो दूसरे पार्ट तक जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। अगर उसमें सेल का साइज़ कम होगा तो फिर एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे से चौथे सेल में ट्रांसमिट करने में उस नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस वक्त तक हमारी बॉडी का कुछ नुकसान हो चुका होगा जो उस मैसेज को ट्रांसफ़र करके उसके बाद उसके रिस्पॉन्स के तौर पे हम जिससे बच सकते थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले सेल साइज़ के बारे में। डिफरेंट सेल जो हैं उनका साइज़ चेंज होता है। उसके बाद है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के बारे में। सरफेस एरिया किसी सेल का वो कितना होता है, और अगर उसका वॉल्यूम भी कंपेयर किया जाए एक स्मॉल सेल का और एक लार्ज सेल का, अगर उन दोनों के सरफेस एरिया को हम आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, वॉल्यूम अगर दोनों का एक ही जैसा हो तो उसमें किस तरह का रिलेशनशिप है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल साइज से। पहली हेडिंग पहला टॉपिक इसमें था सेल साइज। साइज ऑफ सेल्स क्या है? वेरी ग्रेटली। वेरी ये है VARY से। वेरिएंट्स, वेरी करना तब्दील होने से है, चेंज होना, मुख्तलिफ होना एक दूसरे से। ये VERY नहीं है, ये है VARY, वेरी। वेरी ग्रेटली इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल साइज जो है बहुत ज़्यादा तब्दील होते हैं, एक दूसरे से चेंज होते हैं। यानी बहुत स्मॉल साइज़ के भी होते हैं और बहुत लार्ज साइज़ के भी होते हैं। इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्मॉलर सेल ये हमने माइक्रोस्कोप जिस वक्त डिस्कस की थी उसके अंदर भी हमने बात की थी। बैक्टीरिया का सेल जो है ये स्मॉलेस्ट सेल कंसिडर किया जाता है। बैक्टीरिया भी उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसकी। उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नोन है वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा ये बेसिकली इसकी जीनस है। इसमें स्पीशीज़ इसकी आगे और भी हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनी है, वो निमोनिया काज करने में जो है वो निमोनिया काज करता है। माइकोप्लाज्मा का साइज़ जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल साइज़ इसका वेरी करता है 0.1 माइक्रोमीटर से मुकम्मल 1 माइक्रोमीटर तक। 0.1 माइक्रोमीटर मीन्स 1 माइक्रोमीटर का 10th पार्ट, यानी उसका 10वां हिस्सा। माइक्रोमीटर का भी 10वां हिस्सा। वहाँ से लेके उसका साइज़ स्टार्ट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा उसमें डायमीटर उसका 0.1 माइक्रोमीटर होगा। और जो उसमें सबसे बड़ा सेल, एक टाइप के सेल भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज़ में। अब उनके साइज़ में वो कहता है कि 0.1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होके 1 माइक्रोमीटर तक टोटल उसका डायमीटर जो है वो वेरी करता है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो किस चीज़ का है? बैक्टीरिया का। ये था सबसे स्मॉलेस्ट, और ये बैक्टीरिया का सेल है। ये है भी प्रोकैरियोटिक, ये भी याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक से वैसे ही सेल साइज़ में जो है वो अबाउट 10 टाइम्स जो है वो स्मॉलर होता है, वो छोटा होता है सेल उससे।
अब हम आ जाते हैं बड़े सेल्स पे। ये था सबसे स्मॉलेस्ट सेल। अब हम बात करते हैं सबसे बल्कीएस्ट, सबसे बड़ा सेल किस चीज़ का होता है? सबसे बड़ा सेल बर्ड एग का होता है। बर्ड एग सबसे बल्कीएस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल जो है, स्ट्रक्चर हमारे सामने जो हमें नज़र आता है वो बर्ड का एग होता है। बर्ड एग का सेल जो है वो मेम्ब्रेन भी बनी हुई है, न्यूक्लियस भी बना हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर उसके जो हैं उसका डीएनए भी मौजूद होता है। उसी के अंदर उसका जाइगोट मौजूद होता है जो डेवलप करके बाद में आहिस्ता आहिस्ता किसमें, छोटे से चिक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये एरिया जो है सारा इसका, ये उन न्यूट्रिएंट्स के साथ फिल्ड होता है जिनकी इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान ज़रूरत होती है। क्योंकि बर्ड्स जब एग ले कर देते हैं तो उसके बाद उनकी चिक की, एम्ब्रियो की जितनी डेवलपमेंट होती है उसके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। जितने दिन तक उसने ग्रो करना है उतने दिन तक उसको सारे न्यूट्रिएंट्स उस एग के अंदर से ही मिलने होते हैं। इसलिए बर्ड एग जो साइज़ है, ये सबसे बल्कीएस्ट सेल जो है अवेलेबल है वो बर्ड एग होता है। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल के बारे में एक हमने नर्व सेल के बारे में तो पहले कई दफ़ा बात की है। इसके अलावा मसल सेल्स भी जो हैं ये भी लॉन्गेस्ट सेल जो हैं वो होते हैं। सबसे लेंथ जिस सेल की ज़्यादा होती है वो दो टाइप के हैं, एक मसल सेल्स होते हैं और दूसरे नर्व सेल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जितना इनका साइज़ एक दूसरे से वेरी कर रहा है, क्या इनके फंक्शन के साथ भी इसका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? बिल्कुल रिलेशनशिप है। जैसे हमने अभी बात की है, बर्ड का एग अगर साइज़ में बड़ा होता है तो उसकी कोई रीज़न है। रीज़न उसकी, जैसे अभी मैंने बताया कि उसके अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा मौजूद होंगे जो उसकी डेवलपमेंट के दौरान 20-21 डेज़ अबाउट जितना उसका हैचिंग टाइम होता है, उसके दौरान जब उसने बर्ड ने एग ले किया है उसके बाद जब तक उसका चिक उस अंडे से बाहर नहीं आ जाता उस वक्त तक सारी फीड न्यूट्रिशन उसके अंदर से ही उसने लेनी है। इसलिए उसके बड़े साइज़ होने का असल रीज़न है कोई, ये रीज़न है कि उसका साइज़ इस वजह से बड़ा होता है कि उसने फंक्शन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन परफॉर्म करना है। अब देखते हैं साइज़ एंड शेप इज़ रिलेटेड टू फंक्शन। साइज़ एंड शेप जो उसकी होती है वो रिलेटेड होती है। यही डिटेल सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। बर्ड एग क्या है? बर्ड एग्स आर बल्कि बड़े साइज़ के होते हैं बिकॉज दे हैव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर देयर डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो उसके अंदर मौजूद होता है उसके लिए न्यूट्रिशन सेव करके रखी हुई होती है हमने उसके अंदर, ताकि जिस वक्त तक वो हैच होगा तब तक उसको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी। अगर इसको न्यूट्रिशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ न्यूक्लियस का पार्ट इसका डिलीवर किया जाए, तो जब तक वो डिलीवर होगा तब तक उसको वो फूड की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी मसल सेल्स की। मसल सेल्स जो है हमने कहा था लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग होते हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करने में किस तरह से हेल्पफुल हैं? क्या उनके लॉन्ग होने का उनके फंक्शन परफॉर्म करने के साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट। किस तरह से एफिशिएंट होते हैं? टू पुल, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, मसल सेल का काम ही जो है वो बॉडी को मूव करना, मसल्स को पुल करना होता है। तो वो जितने लॉन्ग होंगे वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को उस तरीके से टुगेदर इकट्ठा उन सब को मूव करने के काबिल होंगे। जो अगर उनकी लेंथ कम होगी तो वो थोड़े से पार्ट तक उसको जो है वो स्ट्रेच कर सकेंगे, उसको खींच सकेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरे मसल्स को वो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा जो इसकी लेंथ ख़त्म होने की वजह से ये इसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर कोई दूसरा मसल उसको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा दूर तक ज़्यादा जो है मसल्स को स्ट्रेच करके बॉडी को जल्दी मूव करवा सकता है, बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा जो है वो मूवमेंट इसकी वजह से पॉसिबल है। आगे हम बात करते हैं नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स की जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल दी है,
ये बात हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। नर्व सेल्स जो हैं, न्यूरॉन्स, आम में इन्हें क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। दे कैन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एफिशिएंटली। अगर जितना लॉन्ग नर्व सेल होगा उतना ही एफिशिएंटली मैसेज को आगे ट्रांसफ़र कर सकेगा। सिंपली अगर एक सेल से दूसरे सेल में उसको मैसेज ट्रांसफ़र करना पड़ता है या दूसरे से तीसरे में मैसेज ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए नर्व सेल की अपनी लेंथ इतनी ज़्यादा होगी कि ये एक ही जो है सेल उसका मैसेज को ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र कराएगा। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का साइज़ जो है वो 8 माइक्रोमीटर है, 8 माइक्रोमीटर के बराबर है। 8 माइक्रोमीटर बहुत स्मॉल साइज़ है, बहुत छोटा साइज़ है। अब उसके स्मॉल साइज़ की रीज़न क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? कैपिलरीज जो होती हैं, जो सबसे बारीक तरीन जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर इनका साइज़, रेड ब्लड सेल का साइज़ अगर इससे ज़्यादा होगा तो उन कैपिलरीज के अंदर से गुजरना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर उन कैपिलरीज में से नहीं गुजर सकेगा तो जो दूर दराज के आपके बॉडी के पार्ट्स हैं उन सब में ब्लड की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी अगर रेड ब्लड सेल इन कैपिलरीज के अंदर से गुजरने के काबिल नहीं होगा। ह्यूमन आरबीसीज आर 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन मूव थ्रू आउट द टाइनीस्ट कैपिलरीज। ये बारीक तरीन छोटी जो सबसे छोटी हैं उन कैपिलरीज के अंदर से नहीं गुजर सकेंगे अगर इनका साइज इससे बड़ा होगा। ये हमारी डिस्कशन थी सेल साइज का रिलेशनशिप क्या है उसके फंक्शन के साथ। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ सेल जो है वो किस तरीके से सेल साइज के साथ वेरी करता है। सेल साइज अगर स्मॉल होगा उसका सरफेस एरिया कैसा होगा, अगर सेल साइज जो है वो बड़ा हो जाए तो उसका सरफेस एरिया जो है एज कंपेयर, दोनों का आपस में उन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों का रिलेशनशिप किस तरह का है। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज। हम कहते हैं बॉडी के एग्जामिनेशन में ये देखा गया है कि मोस्ट जो सेल हैं, ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं। स्मॉल साइज़ के हों या लार्ज साइज़ के हों, हम यही रिलेशनशिप हमने अभी देखना है। एक सेल जो है वो बड़े साइज़ का है, वो अंदर उसका न्यूक्लियस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अपनी होंगी, और एक स्मॉल साइज़ का सेल है उसका न्यूक्लियस है। इन दोनों में ज़्यादा एफिशिएंटली कौन अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। आम अगर हम इस बात के बारे में सोचें तो हमें यही महसूस होगा कि लार्ज सेल जो है वो फंक्शन ठीक परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो स्मॉल सेल है। स्मॉल सेल अपने फंक्शंस को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है एज़ कंपेयर टू लार्ज सेल्स इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम सामने रखें, वॉल्यूम को सामने रखने का मतलब ये है कि हम दो एक जैसे सेल ले लेते हैं। एक जैसे सेल का मतलब एक जैसा वॉल्यूम ले लेते हैं, जिनमें एक के अंदर जो है वो सिर्फ हम एक सेल रखेंगे और दूसरे वॉल्यूम के अंदर हम एक से ज़्यादा सेल्स रखेंगे। तो फिर हम देखें उन दोनों में रिलेशनशिप नोट करते हैं कि उन दोनों में से कौन सा सेल जो है वो अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। लार्ज सेल्स, हम यही कह रहे हैं इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम लार्ज सेल्स हैव स्मॉलर सरफेस एरिया। अभी हमने कहा कि स्मॉलर सेल जो है वो गुड परफॉर्म करता है। क्यों? इस वजह से कि जो लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया जो है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल्स। ये हमारे सामने एग्जांपल दी हुई है बुक के अंदर भी। इसके ज़रिए, इस एग्जांपल के ज़रिए हम ये बात बिल्कुल आसानी से जो है ये वाज़े हो जाएगी कि अगर एक ही वॉल्यूम के अंदर रहते हुए अगर एक सेल जो है वो वॉल्यूम दोनों का बराबर हो, एक सेल एक फंक्शन अपने बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसी वॉल्यूम के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं,
तो उन दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा। हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम एक सेल हमने ये लिया, इसका जो ये स्क्वायर है टोटल, हमने कहा कि इसकी लेंथ और वेट जो है दोनों सेम है। आप जो साइज़ इसका हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 30 माइक्रोमीटर। 30 माइक्रोमीटर लेंथ वेट हाइट सारी इसकी जो है वो 30 है। तो ये एक टोटल क्यूब है। हम सिर्फ इसका वॉल्यूम अगर नोट करें तो लेंथ वेट डेप्थ तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 जो है माइक्रोमीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई चौड़ाई गहराई हम तीनों को अगर ज़रूरत देंगे, वॉल्यूम को हम तीनों को मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं। इसका वॉल्यूम जो हमारे पास आता है वो आता है 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। अब हमने क्या बात की है कि हमने वॉल्यूम एक जैसा लेना है। एक सेल जहाँ पे इसका जितना वॉल्यूम है, हमने साथ ही एक और एग्जांपल लिया है। टोटल वॉल्यूम हमने टोटल लेंथ इसकी भी उतनी ही कंसिडर की है। 30 माइक्रोमीटर था, यहाँ पर भी टोटल लेंथ इसकी 30 माइक्रोमीटर ही है, लेकिन यहाँ पर इस पूरी लेंथ में एक सेल था, इसमें हमने इसी लेंथ के अंदर 3 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3 सेल्स ही, इसमें से भी हर एक सेल जो है वो बिल्कुल उसी तरह से स्क्वायर होगा जिस तरह से ये था, यानी कि इसकी लेंथ वेट और यानी उसकी डेप्थ जो होगी वो भी इक्वली रखेंगे। 10 इधर से है, 10 माइक्रोमीटर इधर से है और 10 माइक्रोमीटर ही इधर से रखेंगे, यानी ये भी इंडिविजुअली एक पूरा क्यूब है। और फ्रंट पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब हमें यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं। ये 9 क्यूब ये हो गए। अब 9 इससे पीछे वाली लाइन में है, 9 उससे पीछे वाली लाइन में है। टोटल ये क्यूब कितने बनते हैं? 27 क्यूब बनते हैं। जबकि लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम इन दोनों का इक्वल है। ये भी 30 माइक्रोमीटर है, ये भी 30 माइक्रोमीटर है। लेकिन अब हम नोट हमने क्या करना है, हमने इसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी एक लेंथ जो हमने काउंट की, ये 10 + 10 + 10, ये हमने एक लेंथ हो गई इस पूरी साइड की। इसी तरीके से हम विड्थ ले लेंगे, इसी तरीके से डेप्थ ले लेंगे। 10 + 10 + 10 30 ये हो गई, 30 ये हो गई और 30 ये हो गई। अगर हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इसका और इसका आप देखें दोनों का सेम निकल रहा है, क्योंकि उसमें लेंथ वेट डेप्थ जो है तीनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अब डिफरेंस नोट किस चीज़ का करना था? सरफेस एरिया का। इसका अगर हम सरफेस एरिया इस सिंगल क्यूब का नोट करना चाहें, इसका हम कैसे सरफेस एरिया निकालेंगे? एक सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ इनटू विड्थ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने ये एक का एरिया निकाल रहे हैं, एक का एरिया सरफेस एरिया ऐसे निकालेंगे, एरिया कवर्ड निकल आएगा। अब इसकी टोटल सरफेस कितनी बनती है क्यूब की? 4 साइडों पे होती हैं, एक टॉप पे एक बॉटम में। टोटल 6 सरफेस होती हैं एक क्यूब के अंदर। अब 6 के साथ हमें इसके एक सरफेस एरिया को 6 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे क्यूब का आउटर सरफेस एरिया जितना बनता है वो हमारे पास 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर बनता है। लेंथ इनटू विड्थ होती है ना, एरिया क्या, तो एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर काउंट होता है। वॉल्यूम का जो है वो क्योंकि 3 साइडों को मल्टीप्लाई करना होता है, इस वजह से उसमें क्यूब आ रहा होता है। अब इसका टोटल जो हमारे पास सरफेस एरिया आया वो हमारे पास आया 5400। अब हम ये देखते हैं कि जहाँ पर स्मॉल साइज के सेल थे उनके सरफेस एरिया में और इसके सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आया। अब इनमें से हम सिर्फ एक क्यूब लेते हैं, ये वाला। आप ये ले लें क्योंकि इसमें इसकी साइड क्योंकि इस तरह साइड से नज़र आ रही है। एक फ्रंट साइड है, एक ये हो गई, एक बॉटम पे होगी, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे और एक उससे पीछे। टोटल इस क्यूब की भी जैसे हमने उसकी काउंट की थी 6 सरफेस बनेगी। हम अब सिर्फ एक जो स्मॉल क्यूब है उसका एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें लेंथ और विड्थ, इसकी लेंथ कितनी थी? 10 माइक्रोमीटर है। 10 माइक्रोमीटर को 10 माइक्रोमीटर से मल्टीप्लाई किया
और उसके बाद इस एक क्यूब की सरफेस जिस तरह से उसकी 6 थी, इसकी भी 6 हैं, उसको 6 सरफेस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो इसका आंसर हमारे पास आया है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। 10 10s आर 100 हो गया, 6 सरफेस है उसकी टोटल, वो हो गया 600। अब ये जो 600 आया है ये हमारे पास सिर्फ एक जो स्मॉल क्यूब है सिर्फ उसका सरफेस एरिया आया है। इसमें हमने जो टोटल स्क्वायर काउंट किए थे वो 27 किए थे। अब क्यूब लिखना चाहिए हमें इसे, क्यूब्स, टोटल 27 क्यूब्स हैं इसके अंदर। एक का एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब जितने 27 है सबका निकालना होगा तो उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। अब उसका आंसर हमारे पास क्या आया था 5,400 और इसका कितना आया 16,200। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने जो यहाँ पे बात की थी, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, हमने कहा था लार्ज सेल्स हैव स्मॉलर सरफेस एरिया। जो सेल जितना लार्ज होता है उसका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स जो है वो कम होता है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव आपके सामने जो है उसकी एग्जांपल दे दी है, जिसमें एक क्यूब है, सिर्फ एक सेल मौजूद है, वो उसका एरिया जो है वो 5,400 निकल रहा है। और जहाँ पे 27 सेल्स, वहाँ पर अगर इसी वॉल्यूम के अंदर, इसी मेजरमेंट्स के अंदर हम कहते हैं कि अगर 27 सेल्स अगर एग्जिस्ट करें, मौजूद हों, तो उनका एरिया जो है वो 16,000 इससे 3 टाइम से भी ज़्यादा बनता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये नीचे हमने उसकी जो इसका बेनिफिट है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं सेल की, वो सेल वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है। एक सेल है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितनी न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर जितने वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होंगे, उनको भी जितनी रिक्वायरमेंट है वो बाहर से आएंगी, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएंगी। जितना इसमें वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो भी इसी की सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके बाहर जाएगा। इसलिए जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए उसकी मेम्ब्रेन के लिए उनको यूटिलाइज करना आसान होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्मॉल सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन ज़्यादा आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकती हैं एज़ कंपेयर टू लार्ज सेल्स। अब ये छोटी इसकी रीडिंग करा देता हूँ। नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो सेल के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, और उसके बाद रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, जितना वेस्ट उस सेल के अंदर बनेगा, जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी उनके दरमियान, उनमें न्यूट्रिएंट भी बाहर से आएंगे जिनके साथ मेटाबॉलिज्म होना है उसका। आप फॉर एग्जांपल प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल के फोटोसिंथेसिस करनी है, उसने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेनी है, उसने बाहर से वाटर भी लेना है। और जो उसके पास, आप हमारे अपने सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको सेल से बाहर निकालना भी ज़रूरी है, वरना वो हमारे सेल को डैमेज कर सकते हैं। यूरिया जो प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, अगर उन्हें हमारे सेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वो सेल को डैमेज कर देंगे। आप ये क्या है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। अब वो कहते हैं न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और वेस्ट प्रोडक्ट, इन दोनों का रिमूवल, इन दोनों का जो मूवमेंट है वो सेल वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। सेल का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी, उसके अंदर वेस्ट भी उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ गया, सेल का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन उसके साथ हमें नुकसान क्या हुआ, हमारा सरफेस एरिया कम हो गया। तो इससे ज़्यादा बेटर ये है कि सेल का वॉल्यूम जितना कम रहेगा, इसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, इसके अंदर वेस्ट भी थोड़े प्रोड्यूस होंगे, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल की बजाय ये सेल जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा यूज़फुल होगा। सेल डू इट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल इसे अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो मुकम्मल करते हैं।
सो अ लार्ज सेल विल डिमांड लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी तो वो सरफेस एरिया भी ज़्यादा डिमांड करेगा। बट लार्जर सेल्स, लेकिन लार्जर सेल्स का प्रॉब्लम क्या है, हैव स्मॉलर सरफेस एरिया। उनका एरिया एज कम्पेयर टू स्मॉल सेल जो है वो स्मॉल सरफेस एरिया होता है। अब कंक्लूजन क्या निकला, द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स जिनका साइज छोटा होगा, कैन सर्व देयर वॉल्यूम, वो अपने वॉल्यूम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकती है। उनमें से उनको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे प्रोवाइड कर सकती है और उनमें से वेस्ट को भी अच्छे तरीके से रिमूव कर सकती है मोर इजीली एज कंपेयर टू देन मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल्स। लार्ज सेल की मेम्ब्रेन के लिए मुश्किल होगा कि वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा प्रोवाइड करके उसको पूरा करे रिक्वायरमेंट को, और उसके साथ इसमें वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इसलिए इसके लिए, इसकी मेम्ब्रेन के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इसके वॉल्यूम को आसानी के साथ जो है वो हैंडल कर सके। डियर स्टूडेंट्स, साइज, सेल साइज हमने डिफरेंट सेल्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है ये हमने एक कंपैरिजन इसका मुकम्मल किया कि स्मॉलर सेल जो होता है उसका सरफेस एरिया किस तरह से लार्जर सेल से जो है वो ज़्यादा होता है। इस तरीके से स्मॉलर सेल्स जो हैं वो हम कह रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न उसकी ये है, जैसे हमने अभी डिस्कस की है, कि वो न्यूट्रिएंट्स को और उसके वेस्ट को अच्छे तरीके से जो है वो कैरी कर सकता है। उसमें होने वाले जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन सब के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी उनको भी पूरी कर सकता है आसानी के साथ, और वेस्ट को भी आसानी से बॉडी से रिमूव कर सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के हवाले से कई दफ़ा MCQs पूछा जाता रहा है कि सेल का जो है वो लेंथ इतनी दी हुई है, वेट इतनी दी हुई है, उसका क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दें। ये क्वेश्चन आता रहा है। और इसके अलावा सबसे बल्किएस्ट सेल के बारे में, सबसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, इन सब के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो हैं, MCQs भी जो हैं वो काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आते रहे हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से WhatsApp पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।